All right, let's start. Welcome to ATP Star Super Learning Platform. My name is Ritesh Dahiya and in this session इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने दो बहुत ही प्यारे टॉपिक्स ही, एक सर्कुलर मोशन, दूसरा आपका सेंटर ऑफ मास. नाउ एग्जाम हॉल में अगर आप देखेंगे एडवांस के एग्जाम में मिनिमम एक सवाल इन दोनों को मिला के डेफिनेटली आ रहा है, दो भी आ सकते हैं, एक सुबह एक शाम. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान दीजिएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं छोटा सा अपना जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं सर्कुलर मोशन के, उसके बाद सवाल करने चालू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो एक्सेलेरेशन जो है, जब भी हम नेट एक्सेलेरेशन लिखते हैं उसकी वैल्यू आएगी आपकी AC प्लस AT को मिला के. AC आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है और AT आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है. तो इन द वेक्टर फॉर्म आप इसको लिखेंगे ए नेट विल बी इक्वल टू AC प्लस AT, और AC की जो वैल्यू होगी उसको आप लिखते हैं R ओमेगा स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाई R, डिपेंडिंग ऑन क्या पूछा है या क्या बताया हुआ है. और AT होएगा आपका R अल्फा. ठीक है, अल्फा आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन R से मल्टीप्लाई करके AT आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट देता है. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए. तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अगर है इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. अगर सेम डायरेक्शन में जो V की डायरेक्शन है तो उसका मतलब बढ़ रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब वैल्यू उसकी कम होएगी. रेडियल कंपोनेंट जो है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, तो वो आपका जिम्मेदार है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी है, नेसेसरी कंडीशन में कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होना ही चाहिए. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं है तो मोशन सर्कुलर नहीं होएगा, अगर है तो इन दोनों की वैल्यू जरूर होएगी. ठीक है, AC इज ऑलवेज वेरिएबल बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग. तो अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे AC की, तो अगर AC है तो AC जो है, या फिर आप AC या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या फिर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा वेरिएबल रहेगा. मैग्नीट्यूड चाहे सेम भी हो, लेकिन उसकी क्योंकि डायरेक्शन है इस वजह से हम कहेंगे इट्स ऑलवेज चेंजिंग. AT अगर आपका वेलोसिटी की तरफ है स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज वाइस वर्सा. और एक और चीज़ नोट करना है यहाँ पे कि आपके थीटा, ओमेगा, अल्फा, AT ये सारे आपके एक्सियल वेक्टर हैं. एक्सियल वेक्टर का मतलब है कि कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो उस केस में जो इसका सेंटर लाइन होती है, जो आपका एक्सिस है, ये सारे उसके एक्सिस के अलॉन्ग होंगे. इनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यू कैन यूज़ राइट हैंड फिंगर कर्ल. तो ऐसे अगर मोशन है तो उसको ऐसे फिंगर कर्ल करें, जो आपके थंब की डायरेक्शन है वो आपके इन थीटा की, ओमेगा की और आपके अल्फा की डायरेक्शन हो जाएगी. टॉर्क भी अगेन एक्स टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम अगेन ये आपके एक्सियल वेक्टर है. रोटेशन में इन वेक्टर्स की बात करेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टेप्स को अगर आपको सर्कुलर मोशन के सवाल सॉल्व करने हो तो दीज आर द स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. आई एम श्योर मीन्स आपने क्लियर कर लिया, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर अवेयर ऑफ दिस. आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको क्लियर हो. स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन. तो सबसे पहला काम है कि हमें सर्कुलर प्लेन आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद हमें वहाँ पे FBD बनाना है. सर्कुलर प्लेन आइडेंटिफाई करके आपका सेंटर बताना है, रेडियस हमें पता करना है वो क्या है, और उसी के साथ साथ FBD बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सवाल करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप ऑब्जर्वर अपना FBD बनाएंगे तो वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ग्राउंड फ्रेम से देखें या फिर अगर आप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में FBD बनाएं तो वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ठीक है, और हमें उसके बाद 3 डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं. सबसे पहला है तो अलॉन्ग द सेंटर, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे. दूसरा है अलॉन्ग द टेंजेंट. तो टेंजेंट के अलॉन्ग अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो टेंजेंट के अलॉन्ग भी आपका एक्सेलेरेशन या फिर वहाँ पे भी फोर्स होगा. और तीसरा है परपेंडिकुलर टू द आपका जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है उसके परपेंडिकुलर. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोनिकल प्लेन की, ठीक है, लेट मी यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है. तो अगर मैं कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे इसको रोटेट कर रहा हूँ, मान लो ये माउस रोटेट कर रहा हूँ मैं, तो इस केस में अगर जो आप प्लेन देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है कोनिकल पेंडुलम, ये आपका प्लेन है, ये आपका सेंटर है. और उसके बाद आपको जो फोर्सेज लिखने हैं वो 3 डायरेक्शन में. तो अगर उसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही है तो रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है, और चलो बना ही देते हैं. अगर आपका कोनिकल पेंडुलम है ऐसे करके मोशन कर रहा है, ये यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये आपकी लोकेशन ऑफ सेंटर है. ये आपका L ये हो गया, ये थीटा हो गया. ये वाला आपका रेडियस होएगा, इसको आप लिखेंगे L साइन थीटा. ये आपका रेडियस है, ये आपका सेंटर है. अब जो फोर्सेस लिखने होंगे इसके अलॉन्ग, तो हम 3 डायरेक्शन में फोर्सेस लिखेंगे. तो जो अपने 3 डायरेक्शन के फोर्सेस आएंगे वो इसके अलॉन्ग आपका सेंटर पे, और एक आपका परपेंडिकुलर, ये आपका प्लेन ऑफ मोशन है इसके परपेंडिकुलर. और तीसरा अगर इसकी स्पीड वेरिएबल है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उस केस में आपका डॉट या क्रॉस, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो डॉट या क्रॉस आपका टेंजेंशियल फोर्स भी होएगा. तो उन तीनों के अलॉन्ग आपको
FBD बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सर्कुलर मोशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सब में ये सारे स्टेप्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो इस बार आप सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करते हैं तो यूजुअली हम केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर। लेकिन वर्टिकल सर्कल की जब बात करेंगे और वो अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स वहाँ पे लग रहा है एक्सटर्नल, तो उस केस में आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। टेंशन की बात करेंगे तो एट एनी पॉइंट इन टाइम टेंशन आप लिखते हैं mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। और अगर आपके 3 पॉइंट है, मान लीजिए ये ए, ये वाला आपका बी पॉइंट है, ये वाला आपका ये बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, तो टेंशन आपकी ए पे ज़्यादा होएगी, बी पे कम और सी पे सबसे कम है। इनफैक्ट लिमिटिंग केस लेते हैं तो हमें कहते हैं टेंशन सी पे ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है। ए और बी के बीच में टेंशन का जो डिफरेंस आता है, डेटा याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, उसकी वैल्यू 3 mg आएगी। ए और सी के बीच में 6 mg आएगी, और इन दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ देखेंगे 3 mg की, वो आपकी टेंशन के बीच में डिफरेंस आता है। इनिशियल वेलोसिटी, मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन दे रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी दो, जस्ट कंप्लीट करें। इफ दैट इज द केस तो आपकी लोएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी √5 gr होएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे √gr होएगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, सवाल सॉल्व करने में कई बार हेल्प कर देता है कि यहाँ जो v स्क्वायर है और ये जो u स्क्वायर है, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा √4gr होएगा। ना इसी सिनेरियो में अगर आपको रॉड दी हुई है यहाँ पे, अगर आपकी तो स्ट्रिंग है तो ये कहानी है। अगर रॉड है, आपकी लाइट रॉड है जिसका मास लेस हम मान रहे हैं, बट वो रॉड है जो आपकी स्लैक नहीं करेगी, इफ दैट इज द केस यही वाली वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे आपकी √5gr की बजाय √4gr हो जाती है, और ऊपर जाके वैल्यू gr हो जाएगी, और ये आपका फिर भी होल्ड करेगा, ठीक है। सो दिस विल स्टिल रिमेन द सेम, ऑलराइट। चलो मेरे ख्याल है रिवीजन हो गया, फटाफट सवाल सॉल्व करना चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजी प्रॉब्लम। सवाल ये है कि फिगर शोज द टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज इन सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। आपका रेडियस दे रखा है 2.5 मीटर, और सिनेरियो है, डायग्राम बना रखा है। हमें बताना है एट दिस इंस्टेंस, इस इंस्टेंस पे आपका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। सिंपल सवाल है, जस्ट रिवाइज करवाने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको ऐसे देखना, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो अगर ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये अगर आपकी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ आपका AC होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगा, वेलोसिटी कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में होएगा। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में ये दिया हुआ है, और A नेट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये आपका A नेट होएगा, ठीक है। अब क्योंकि A नेट इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है। अगर पीछे होता है 80 तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ सिनेरियो, हमें यहाँ पे डेटा बताना है। तो यहाँ पे A जो है अपने को दिया हुआ है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन वो दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो इफ दिस इज द केस, तो यहाँ पे आप AC जो है इसका A नेट का इधर कंपोनेंट ले सकते हैं, 30 डिग्री का एंगल। तो AC जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी AN मल्टीप्लाइड बाय cos 30, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 √3/2। फाइनल आंसर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आपका AN मल्टीप्लाइड बाय sin 30। sin 30 अगर लेंगे तो ये आपका 80 इस डायरेक्शन में आएगा, 80 उसका sin 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, 25/2, ठीक है। तो 25/2 ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पहला और थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट चीज बची यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल के लिए दिस व्हाट वी कैन डू। यहाँ पे अगर हम कहें स्पीड ऑफ पार्टिकल है, तो हमें पता है AC जो है उसकी वैल्यू होती है v²/r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका डायरेक्शन उसकी चेंज करने के लिए जिम्मेदार, और AC की वैल्यू v²/r आती है। तो दिस इम्प्लाइज आपका v² जो है दैट विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय AC, विच इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू √r मल्टीप्लाइड बाय AC। तो r की वैल्यू जो है
वो दी हुए 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए सी आया 25/2 √3। ऑलराइट, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको थोड़े से सुंदर फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 125/√3/4 टू द पावर 1/2 या होल अंडर रूट। सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जेई का बड़ा अच्छा सवाल है, लंबा सवाल है, आराम से तसल्ली से करने वाला सवाल है। सवाल पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, करने में उतना नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से पेशेंस भी हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन सेज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास small m is kept at a highest point in the space between two fixed concentric spheres A and B, as shown in the figure. The smallest sphere A has a radius r. तो आपका जो छोटा स्फेयर है उसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, and the space between the two spheres has a width d. दोनों के बीच का जो आपका विड्थ है वो दोनों का, मतलब दूसरे वाले का रेडियस r प्लस डी से r प्लस डी हो गया। द बॉल हैज़ अ डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन डी। तो बॉल जो है आपकी, उसका डायमीटर जो इसके बीच का गैप है उससे थोड़ा सा कम है। इसका मतलब दोनों से आपकी जब वो यहाँ मूव करेगी तो नीचे जब मूव कर रही है तो इसके टचिंग होएगी, और जब इधर मूव करेगी तो मान लो दूसरे वाले के टचिंग होएगी। दोनों एक साथ परेशान नहीं करेंगे। द बॉल हैज़ अ डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन डी। ऑल द सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस। द बॉल इज गिवन अ जेंटल पुश। आपने उसको हल्का सा, बड़े ही प्यार से हल्का सा धक्का दे दिया है towards the right in the figure. Angle made by the radius vector of the ball with the upward vertical is denoted by theta. आपका वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा आपका जे 2002 का सवाल है। पहला सवाल कहता है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल विल द बॉल लूज कांटेक्ट विद द स्फेयर। किस एंगल पे आपकी यहाँ पे वैल्यू जाके अपना कांटेक्ट ऊपर वाले स्फेयर से लूज कर देगा, पहले तो ये बात बतानी है। दूसरा है एक्सप्रेस द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स क्या होगा उसको हमें कॉस थीटा की फंक्शन में लिखना है कि कॉस थीटा का फंक्शन कॉस थीटा के साथ कैसे वेरी करेगा। थर्ड पार्ट है let Na and Nb denote magnitude of normal reaction force on the ball exerted by the sphere A and B respectively. Sketch the variation of Na and Nb as a function of cos theta in the range 0 to pi. अब हमें यहाँ पे 0 से पाए आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है, यहाँ तो इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे उसको ग्राफ बनाना है। और ये उस जमाने का सवाल है, बाय ड्राइंग 2 सेपरेट ग्राफ्स इन योर आंसर बुक। और ये उस ज़माने का, हमारे वाले ज़माने का सवाल है जब आपके एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर होते थे और आपको एक्चुअली पहली लाइन से पता चल जाता था कि इस बच्चे को कुछ आता भी या नहीं है। ठीक है, दैट वाज द रियल टेस्ट आई गेस, है ना। बट एनीवे, तो हम यहाँ पे अब अगर इस तरह का कोई सवाल पूछेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। टेकिंग कॉस थीटा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हमें नॉर्मल का वेरिएशन प्लॉट भी करना है। ठीक है, चलो सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले सवाल को वो देखते हैं कि किस एंगल पे आपकी वैल्यू जो है उसका कांटेक्ट यहाँ पे छूट जाएगा थीटा की वैल्यू पे। सो नाउ दिस इज द सिनेरियो। अगर हम नीचे वाले गोले को पहले बनाएं, सो ये वाला आपका स्फेयर है और ये स्फेयर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसका रेडियस r, और ये बॉल यहाँ से आपने इसको जेंटल पुश दिया है, वो ऐसे ऐसे जाने लगी है। मान लीजिए किसी एक एंगल थीटा पे, ठीक है, इस थीटा एंगल पे आपका कांटेक्ट लूज हो गया है। ठीक है, इस वाले सरफेस से होगा क्या, उसके बाद की जो आपकी अपर सरफेस है उसके बाद उसके साथ चिपक के वापस आएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। तो पहले हमें ये बताना है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। नाउ इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन बनेगी ना, वो 2 इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन तो बनेगी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन पे, कि आपकी बॉल जो ऊपर से नीचे लेट से इस h हाइट पे यहाँ पे ड्रॉप की है, तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको बराबर कर देंगे, इनिशियल और फाइनल, वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है, वर्क डन बाय आपका सूडो फोर्स 0 है। तो इसका मतलब एनर्जी हम यहाँ कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी आपकी फोर्स की। उस फोर्स की इक्वेशन पे हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे आपका Na को 0 करके। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, हम ऐसा लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं पोटेंशियल, या फिर उसको ऐसे कह सकते हैं, रुको स्पीड पकड़ लेते हैं थोड़ी सी। ऑलराइट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है
उसी को आप कह सकते हैं बराबर होगा आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो ये अगर ये वाली साइड देखोगे तो ये वाली आपकी, क्योंकि रेडियस आपका आर है तो हाइपोटेन्यूस आपका आर हुआ है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड होगी आपकी एच कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली साइड होगी आपकी आर कॉस थीटा, एच जो होगा वो होएगा आपका आर माइनस आर कॉस थीटा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं एम जी मल्टीप्लाइड बाय एच, एच को आप लिख दें आर माइनस आर कॉस थीटा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप m कैंसिल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका v स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ये v स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई v स्क्वायर की। नाउ इसके बाद इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे इसके बाद अब इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे अपने फोर्स की। तो फोर्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस लोकेशन पे आपके अगर फोर्स की बात करूँ मैं, इस लोकेशन पे अगर फोर्स की बात करें तो नीचे जो आपका नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होएगा, ऐसा हम कहते हैं, और ये पक्की बात है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आपका सर्कुलर मोशन नहीं होएगा। तो यहाँ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की अगर हम इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ नेट जो आपका इस डायरेक्शन में है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर एफ बी डी बनाएंगे इस लोकेशन पे, तो एफ बी डी बनाएंगे तो नीचे तो लगा आपका एम जी फोर्स, या आपका सर्कुलर सरफेस ऐसे है एम जी फोर्स, इस डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट लगेगा, और यहाँ पे आपका अप्लाई होएगा एन, ये सरफेस आपकी ए है तो इसको एन ए कह देते हैं, आपका एन ए इस डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई होएगा। तो इसके लिए अगर फोर्स लिखेंगे तो ये आपका एम जी है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा माइनस एन ए विल बी इक्वल टू एम ए सी, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बराबर होएगा। नाउ यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट जस्ट लूज हो जाए, वो थीटा हमें बताना है। नाउ इफ दैट इज द केस तो हम यहाँ पे एन ए की वैल्यू 0 रख देंगे। आपका जो उस लोकेशन पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट जस्ट लूज हुआ है, ए से कॉन्टैक्ट लूज हो गया, अभी हवा में है गेंद, क्योंकि ऊपर एक और सरफेस है तो उस सरफेस से टचिंग होगी, बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बॉल का टच अप छूट गया, तो अब हवा में है वो। इफ दैट इज द केस आपके नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें वी स्क्वायर की, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, एम कैंसिल कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा आपका जी कॉस थीटा माइनस 0 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू ये एम आपने कैंसिल कर दिया, इसको आर से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा आपका 2 आर कैंसिल हो गया 2g 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ इसमें से अगर g को भी हम कैंसिल कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया आपकी कॉस थीटा, ये बनेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसको लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। नाउ इसको इधर ले आएंगे कॉस थीटा को, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन गया आपका 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ये जो आपका एंगल आएगा इस एंगल पे जाके आपका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना। ये बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है, इस चीज़ को आपको आंसर को ध्यान रखना है। ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये एंगल आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये एंगल आपका रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्ट जब भी सर्कुलर मोशन के सवाल हो, सूडो फोर्स के सवाल हो, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये वाला एंगल आएगा जिस एंगल पे कॉन्टैक्ट हमेशा लूज हो जाता है, ठीक है। सो ये पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया, जहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट आपका कैसे लूज हो जाएगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, एन ए और एन बी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। नाउ अब हमें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी जो हमने बात की थी, हमने कहा कि ये आपका गोला है और आपका ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे आपका एन ए फोर्स लगेगा, एम जी है उसका एक कंपोनेंट इधर, और ये सारी कहानी होगी। तो इस केस में जो आपने इक्वेशन लिखी थी, हमने यहाँ पे लिखा एन ए जो है एन ए वैसे लिखते हैं, चलो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं आपको शुरू से ही वो बता देता हूँ, ठीक है। सो इसका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा है उसको आप लिखेंगे एम जी कॉस थीटा माइनस एन ए विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आपकी वैल्यू होगी। नाउ इस केस में अगर एन ए को लिखेंगे, इसको वो करें तो आप एन ए को लिख सकते हैं, एन ए विल बी इक्वल टू, ये आएगा एम जी कॉस थीटा, इधर ले गए इधर ले आए, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आपकी वैल्यू हो गई।
नाउ यहाँ पे अभी वी स्क्वायर बाय आर की जो हमने टर्म लिखी थी, हम यहाँ पे उसके बेसिस पे लिख सकते हैं एन ए विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम बाय आर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई थी हमने, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इससे पिछली वाली स्क्रीन पे जो वी स्क्वायर की वैल्यू थी उसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू थी 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू को अगर आप यहाँ यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एन ए है उसकी टर्म आ गई, एम जी आपने कॉमन ले लिया, ये बचा आपका कॉस थीटा माइनस आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बचा आपका -2 प्लस ये बचा आपका 3 नहीं, ये बचा आपका 2 कॉस थीटा। फाइनल एक्सप्रेशन अपना आ गया एन ए जो है दैट इज इक्वल टू एम जी, ब्रैकेट में बचा आपका 3 कॉस थीटा -2, ये आपका एन ए की वैल्यू आ गई ना। सिमिलरली अगर हम एन यहाँ पे भी बताना है एन ए और एन बी दोनों को कॉस थीटा में हमें रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली एन बी जब है, जो बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो एन बी की डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट साइन आ जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका एन बी है दैट विल बी इक्वल टू एम जी 2 - 3 कॉस थीटा, ये आपका एन बी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को प्लॉट करना है कॉस थीटा के साथ। राइट, तो इसको जब आप प्लॉट करने लगेंगे कॉस थीटा के साथ तो देखना बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा ग्राफ आता है इसका, इसको अच्छे से समझना। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, आपकी दो इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का अगर हम पैटर्न देखेंगे तो इस इक्वेशन का पैटर्न आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन हमें na और cos थीटा को प्लॉट करना है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, ये आपका आ गया mx माइनस सी का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। आई एम श्योर मैथ के आप स्टूडेंट है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी का पैटर्न आप समझते हैं। सो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई जिसका पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, na वर्सेस cos थीटा का ग्राफ आपने बनाना है। सो ये आपका na आएगा और ये आपका cos थीटा यहाँ प्लॉट करेंगे। सो जब आपके यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, नोटिस करना यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थीटा के साथ नहीं बना रहे ग्राफ, हम cos थीटा के साथ बना रहे हैं। तो जब यहाँ पे आपकी बॉल की लोकेशन ये है तो उस टाइम पे आपका थीटा 0 है, यानी कि cos थीटा 1 होएगा। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई, यहाँ से आपका ग्राफ चालू होएगा। उस केस में नॉर्मल की वैल्यू आपका cos थीटा, उस केस में यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, 3 - 2 आपका 1 बनेगा, यानी कि आपकी na की वैल्यू mg है। तो ये आपका यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होएगा। नाउ ये आपका ग्राफ का स्टार्टिंग लोकेशन है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट के जो ग्राफ बनेगा, आई एम श्योर आप इसको बात को समझते हो, ग्राफ ऐसा आएगा। cos थीटा के साथ जब हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे आपका इंक्रीज का, cos थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है और ये cos थीटा की वैल्यू 0 है, उस केस में आपका ग्राफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये एक्चुअल आपका जैसे जैसे बॉल नीचे रोल कर रही है आपका नॉर्मल ऐसे जाएगा और इस वैल्यू पे cos थीटा की वैल्यू 2/3 जो अपनी पिछले सवाल में वो आई थी, 2/3 पे वैल्यू पे जाके cos थीटा की वैल्यू आपकी 2/3 जब हो जाएगी, na की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका नॉर्मल a का ग्राफ बन गया। सिमिलरली अगर आप nb का ग्राफ बनाएंगे, नाउ nb का जो आपका ग्राफ बनेगा, nb में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका cos थीटा के साथ ग्राफ बनेगा 2 - cos थीटा 2 - 3 cos थीटा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी, nb की वैल्यू आप ऐसे चालू करेंगे, ये आपका अगेन इसका पैटर्न देखोगे तो y इज इक्वल टू, ये बना आपका c - mx। ये आपका जो ग्राफ बनेगा नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है आपका, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ जो आपका ग्राफ बनेगा नेगेटिव स्लोप का, वो आपका ये ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ की लोकेशन की वैल्यू, इसका डायरेक्शन जो है वो वैल्यू यहाँ पे ऐसे जाएगी। ये आपकी वैल्यू हुई जब आपकी cos थीटा की वैल्यू 2/3 हुई, उसके बाद nb की वैल्यू चालू हुई है। सो ये आपका nb और na का ग्राफ हो गया, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बड़ा मजा आता है मुझे समझाने में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। सिंपल ग्राफ है, लंबा सवाल है, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाता है सवाल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें सवाल दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आपने थ्रो किया है। सवाल है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। सो ये हमने पार्टिकल को ऐसे लॉन्च किया है, इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा। अब हमें जाके यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। नाउ हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे या पूरे पाथ पे कहीं भी देखोगे तो ये एक्चुअली पैराबोलिक मोशन हो रहा है, पर हम यहाँ पे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मान लो, ऐसा है नहीं बट मान लो अगर इसका हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर इसका पाथ सर्कुलर मोशन होता
तो किसी भी जगह पे जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन होता तो उस केस में आपकी रेडियस की क्या वैल्यू होती है। तो दैट इज कॉल्ड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मान लीजिए सर्कुलर मोशन होता तो ये आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होएगा। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, उस टाइम की जिस भी टाइम आप वैल्यू निकाल रहे हैं उस टाइम का आपकी वेलोसिटी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी है उससे आप डिवाइड कर सॉरी हाँ ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि हम कहते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर को इधर लेंगे, इससे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से डिवाइड करके वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ना ये सवाल तो सिंपल है, इसके बाद एक दो सवाल और करेंगे जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ये बात पता है, बचपन से अपने को पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल वाली आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा। इफ दैट इज द केस rc जो है सिंपली उसको आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जिस लोकेशन पे हमें बतानी है उसकी वैल्यू आ गई आपकी u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC। नाउ AC यहाँ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपके सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, उसकी वैल्यू इस केस में है g। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ इसी केस में अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, तो ऑफकोर्स हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, उसमें नेक्स्ट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। नाउ अगला सवाल है, क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। इस बार आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो रहा है। विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड से आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। सवाल है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बतानी है। नाउ ये आपका सिनेरियो है, यहाँ से आपने एक बॉल को, फुटबॉल को किक मारी है, हॉरिजॉन्टली आपने उसे वेलोसिटी दी और उसका ये कोई पाथ होएगा। ठीक है, और ये टॉल बिल्डिंग है h हाइट, तो हमें हाइट की चिंता नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है u की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकंड, ये x डायरेक्शन में आपकी u की वैल्यू है जो आपने प्रोवाइड की है। नाउ हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल मान लीजिए यहाँ कहीं पे है। ठीक है, इफ दैट इज द केस तो आपकी हमें कहते हैं हाइपोथेटिकली अगर हम यहाँ सर्कल बना लें तो इस पार्टिकल की एक ux होएगी, vx लिख लेते हैं इसको, एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी होएगी और आपकी एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी होएगी। इनकी अगर हम काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करके वैल्यू निकालें तो vx विल बी इक्वल टू ux विल बी इक्वल टू 20 i कैप। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई रिटार्डेशन है नहीं, वैल्यू सेम रहेगी। vy की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at, u आपका 0 है और ये आपका एक्सेलरेशन आपका माइनस g है मल्टीप्लाइड बाय t, t की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, चलो यहाँ t लिख लेते हैं पहले, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 j कैप, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। t अपना 2 है, लेट दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की वैल्यू देखेंगे तो स्पीड जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 20√2, ये आपकी स्पीड की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हमें यहाँ पे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं RC विल बी इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं उसकी वैल्यू g लिख देते हैं बिकॉज पिछले सवाल में g था, नहीं, इस बार हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इसके सेंटर की तरफ पॉइंटेड होएगा उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो इस केस में ये तो आपकी g की वैल्यू है नीचे, और यहाँ पे सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी होगी। तो सेंट्रीपिटल ये, अच्छा उसके लिए थीटा भी पता करना होगा, ये वाला थीटा क्या होगा। ना इस थीटा को अगर देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से ही, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्शन जो होगी tan थीटा हॉरिजॉन्टल से, उसको आप लिखेंगे vy डिवाइडेड बाय vx विच इम्प्लाइज आपका tan, इसकी वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाय 20 माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू आ गई 1, यानी कि आपका थीटा का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ इफ दैट इज द केस तो यहाँ पे जो g का कंपोनेंट आएगा सेंटर के अलोंग, तो ये AC जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी g cos थीटा या फिर आप sin थीटा जो भी लिखेंगे, अगेन g/√2 हो जाएगी आपकी वैल्यू।
इसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आर सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आर सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ये हो गया 20 √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/√2। ठीक है, सो 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 2 यानी कि बनेगा आपका 800 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 और ऊपर √2 चला जाएगा। सो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में आ गया, उसकी वैल्यू हो गई 80√2। सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर कि जो अपना इमेजिनरी सर्कल उस टाइम पे बन रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 80√2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। जो चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, वो AC है। AC आपका सेंटर की तरफ पॉइंट होने वाला एक्सेलेरेशन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो मास आपका m है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। सवाल है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सच दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इज बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, हमें बताना है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कभी भी पूरे आपके प्रोजेक्टाइल के मोशन में कभी भी ग्राउंड के ऊपर ना आए। ठीक है, सिंपल सवाल है। इसको ऐसे देखना, सिनेरियो ये है कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे u वैल्यू आपने इनिशियल वेलोसिटी को दी, थीटा आपका एंगल है। नाउ इस केस में हम कह रहे हैं, इसी में एक और भाषा का इस्तेमाल करते हैं विच सेज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कभी भी ग्राउंड के ऊपर ना आए। नाउ यहाँ पे अगर आप कभी भी बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर अपना इमेजिनरी सर्कल बनाने की, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है रेडियस की वो यहाँ पे ऐसे हो सकती है। हम चाहते हैं इसका जो रेडियस है वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहे, ग्राउंड के नीचे रहे, बिलो द सरफेस रहे, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो आया, यानी कि इसका मतलब है जो आपकी आर सी की वैल्यू आएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट शुड बी लेस देन आपकी मैक्सिमम हाइट। सिंपल। तो इसका सिनेरियो का मतलब ये है कि आर सी जो है आपका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे जब बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपकी एच मैक्स से कम होनी चाहिए, दैट्स इट। अब इसके बाद काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे आर सी की जो आप वैल्यू लिख देंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका स्पीड है उसको आप लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा। ऑलराइट, और आर सी जो है वो हमें पता है, आर सी यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, आर सी को हम लिखते हैं v²/r। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो स्पीड आ गई वो हो गया आपका u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय आपका g। ऑलराइट, एक मिनट, ये g आएगा यहाँ पे, ac आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये डिवाइड बाय ac होएगा। ऑलराइट, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एच मैक्स। एच मैक्स जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू u², आपकी जो हाईएस्ट उसकी वैल्यू करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका u² कैंसिल हो जाएगा और आपका g भी कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 शुड बी लेस देन tan² थीटा, इसकी वैल्यू होगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू √2, यानी कि थीटा शुड बी लेस देन tan इनवर्स √2। दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। तो अगर आपका इनिशियल प्रोजेक्शन ऐसा है कि tan थीटा की वैल्यू √2 से कम है तो उस केस में आपका हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी भी ग्राउंड के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल के थ्रू हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीखेंगे। क्वेश्चन सेज अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M, एक रिंग है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस उसका R है, इज बीइंग रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसको आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। तो टेबल पे आपने रिंग रखी, उसको आप सब मैकेनिज्म उसको आप रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। सवाल है फाइंड टेंशन इन द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। हमें बताना है उसके अंदर आपकी टेंशन कितनी आ जाएगी। पहले सारे ऐसे रखे हुए थे, बट जैसे आप रोटेट करेंगे सारे बीट्स जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे। रीजन उसका होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका रिंग है और इस रिंग का अगर एक छोटा सा एलिमेंट देखेंगे तो हर एलिमेंट के ऊपर, हर पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे आपकी एक टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे अगर इसके फ्रेम में देखेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है। मैरी गो राउंड जब जाता है और वो ऐसे गोल गोल घूमता है तो हर पार्टिकल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस छोटे से पार्टिकल को अगर हम जूम करेंगे, मान लीजिए इसका यहाँ पे एंगल डी थीटा है, छोटा सा एंगल। ठीक है, ये आपका छोटा सा एंगल यहाँ डी थीटा बन रहा है, लंबी चौड़ी रिंग है, उसका हम बिल्कुल छोटी सी थिकनेस का वो ले रहे हैं पार्टिकल। उसको ऐसे समझ सकते हैं, आई एम श्योर यू नो इंटीग्रेशन बाय नाउ, कि आपकी इसकी जो लेंथ है वो आपके बालों की थिकनेस से भी छोटी है। ठीक है, उतना सा आपका छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम। तो उसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने डी थीटा कहा है।
टेंशन के आपके यहाँ दो कंपोनेंट आएंगे, तो ये आपकी टेंशन है, ये एंगल डी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आपका डी थीटा बाई 2 है, हाफ एंगल। ये वाला एंगल भी आपका, ये जो एंगल है ये होएगा आपका डी थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल भी होएगा आपका डी थीटा बाई 2। राइट, तो इसके अगर जो कंपोनेंट देखेंगे तो इसके कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे, टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, एंड दे विल कैंसल ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो आपका बैलेंस होएगा यहाँ पे अंदर की तरफ लगने वाले टेंशन के कंपोनेंट्स। ना यहाँ पे जो आपके टेंशन के कंपोनेंट आएंगे, जो आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होएगा, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बैलेंस करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होएगा उसकी वैल्यू होएगी mv स्क्वायर बाई आर, या फिर उसको mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको बैलेंस यहाँ पे करेगा आपका कंपोनेंट टेंशन का, उसको आप लिखेंगे 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। ट्वाइस क्यों किया? बिकॉज दोनों की वजह से आ रहा है, इसलिए आपने उसको ट्वाइस कर दिया है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे dm, जो भी उसका छोटे सा एलिमेंट है उसका मास, मल्टीप्लाइड बाय r ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इस केस में हम कह रहे हैं कि आपका डी थीटा जो एंगल है वो बहुत छोटा एंगल है, तो ये बात अपने को पता है कि साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इन दैट केस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाई 2, उसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज थीटा आपका बहुत छोटा है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका आ जाएगा डी थीटा बाई 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसके अब छोटे से एलिमेंट के मास की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका लैम्डा जो उसकी मास डेंसिटी है उसको आप लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये तो आपकी लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी। अब इसकी छोटे से जो मास की बात करेंगे उसको आप लिखेंगे यहाँ पे जो आपका मास आएगा dm, ठीक है, उस dm मास को आप लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, ये तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा आपकी डेंसिटी हो गई, तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ये आपका मास आ जाएगा। ना इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी, dm की वैल्यू आ गई आपकी आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, यानी कि m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। बस अपना काम हो गया, टेंशन की वैल्यू आनी थी वो आ गई। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये डी थीटा और ये डी थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये t2 कैंसिल हो गया, तो टेंशन जो है उसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा m मल्टीप्लाइड बाय एक r आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको 2 पाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा आपका r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इतनी टेंशन आपकी इस वाले केस में आ जाएगी ना। ये सवाल मैंने एक्सप्लिसिटली इतना लंबा करके इसलिए किया है बिकॉज यही सवाल आपसे 4-5 चैप्टर में पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस बार हमने ओमेगा से घुमाया था, तो आपको यहाँ पे बताना था कितनी टेंशन आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं ये सवाल फिर करके दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो आपकी रिंग है वो रिंग आराम से टेबल पे ऐसे रखी थी, आपने उसके ऊपर क्यू चार्ज दे दिया। क्यू चार्ज जब दिया तो हर चार्ज एक दूसरे को धक्का देगा, उस वजह से आपकी रस्सी में टेंशन आ जाएगी। सिमिलरली हम करेंगे, ये आपकी कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर करंट बह रहा है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एकदम से फिर आपके टेंशन आ जाएगी वहाँ पे। तो इन सारे चैप्टर्स में आपसे ये पूछा जाता है कि टेंशन की वैल्यू बतानी है। तरीका एग्जैक्टली सेम है। तरीका क्या है कि आप टेंशन के कंपोनेंट लिखेंगे, कॉस थीटा विल गेट कैंसल, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपका ये वाला फोर्स है जो आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ना इस केस में हम इस एलिमेंट के फ्रेम से देख रहे हैं, वो उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, उन दोनों को आप जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे तो आपने लिखा है 2t साइन ये वाली टर्म, यहाँ पे आपने इस बार लिखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। जब इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे इसको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में करेंगे तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे। तो एग्जैक्ट तरीका सेम है, यहाँ पे बस वो काम करने का मेथड वो जो है आपकी वैल्यूज बदल जाती है, तरीका एग्जैक्ट सेम है। क्या निकाल रहे हो उस हिसाब से ऑफकोर्स चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, बट काम करने का तरीका एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। जेई 2012 में आपसे एडवांस के एग्जाम में पूछा गया। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सवाल को देख के। ठीक है, क्वेश्चन सेज 2 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर। 2 आइडेंटिकल डिस्क है जिनका आपको रेडियस आर दिया हुआ है, आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। दोनों की ओमेगा आपकी सेम दी हुई है। द डिस्क आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो दोनों डिस्क है वो आपके सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो कोई ऊपर नीचे वाली कहानी नहीं हो रही, सेम प्लेन में यहाँ पे रखी हुई है।
एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 है, द पॉइंट्स p एंड q आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। उस टाइम पे जो आपके पॉइंट्स हैं, तो आपके पॉइंट्स p और q एक दूसरे को यहाँ फेस कर रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट p और ये आपका पॉइंट q, ये ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। as shown in the figure, the relative speed between the 2 points p and q is r। तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड जो है वो vr दी हुई है अपने को। सवाल है इन वन टाइम पीरियड t ऑफ रोटेशन, एक टाइम पीरियड t ऑफ रोटेशन में रोटेशन ऑफ द डिस्क vr एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना, वो इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे जो आपकी रिलेटिव स्पीड है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो सिंपल सवाल है, पर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ इसको ऐसे देखेंगे, मान लीजिए किसी टाइम t पे आपका एंगल थीटा है, उस टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इसको आप कह दें, मान लो ये v2 है, ठीक है, और ये पार्टिकल आपका यहाँ पे है, सेम थीटा वो आएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान लो v1 है, तो ये थीटा एंगल यहाँ पे इसका थीटा एंगल यहाँ बन जाएगा। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट लेंगे, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा को एंगल रिजॉल्व करेंगे, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होएगा आपका। सिमिलरली ये थीटा, तो ये वाला आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा होएगा। नाउ इसमें अगर v के कंपोनेंट अगर आप लिखेंगे, तो v रिलेटिव जो हमें लिखना है, यहाँ पे v रिलेटिव इन वेक्टर फॉर्म जो आएगा। नाउ मुझे ऐसे सवाल सॉल्व करना हमेशा वेक्टर फॉर्म में इसलिए पसंद है कि आपको हमेशा वेक्टर फॉर्म में क्लैरिटी रहती है कि चल क्या रहा है, आई कैप जे कैप में अलग अलग लिखें। अगर किसी सवाल में मान लीजिए आपको स्पीड चाहिए, तो ऑफकोर्स वेक्टर फॉर्म से आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में ऐसे सवाल हमेशा करने चाहिए। सो वी रिलेटिव को जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो वी रिलेटिव है, मान लो उसको हम कह देते हैं v2 माइनस v1, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप v2 माइनस v1 लिखने लगेंगे, तो इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो v2 की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो होएगा r ओमेगा। तो v का जो मैग्नीट्यूड है इंडिविजुअल v1 v2 का, उसकी वैल्यू होगी r ओमेगा, और थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा टी। थीटा क्योंकि आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो किसी भी टाइम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको आप ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी विल यूज देम। सो यहाँ जो आपका v2 आएगा उसको आप लिख सकते हैं r ओमेगा, मैग्नीट्यूड मैंने कॉमन ले लिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका आई कैप है, ये एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा आई कैप माइनस ये वाला, क्योंकि माइनस जे कैप में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, माइनस, राइट, माइनस करेंगे हम अब इसमें से v1, तो v1 का अगेन मैग्नीट्यूड आपका r ओमेगा है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, बाद में डाल देंगे थीटा की वैल्यू ओमेगा, तो आएगा माइनस r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय इसके जो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आपका जो x डायरेक्शन में आई कैप में माइनस आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप, और माइनस ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब इसको अगर v रिलेटिव है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपकी r ओमेगा कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो आई कैप वाली टर्म जो लिखेंगे ये आपका साइन थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2 साइन थीटा आई कैप, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे, ये तो कॉस थीटा माइनस में है, और ये माइनस 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 करके प्लस करके ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपकी वी रिलेटिव की वैल्यू आ गई। नाउ इसको अगर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे आप वी रिलेटिव है उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू r ओमेगा ट्वाइस साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपकी वी रिलेटिव की वैल्यू आई। नाउ इसका अगर ग्राफ बनाएंगे आप, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, तो वी रिलेटिव इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। नाउ अगर नोटिस करेंगे, यहाँ ये 4 ऑप्शन दे ही नहीं रखा है कि सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। नाउ नोटिस करना, यहाँ पे हमें कहा है रिलेटिव स्पीड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी आवर राइट आंसर। ये आपकी वी रिलेटिव स्पीड की वैल्यू है। अगर ये आपसे पूछा जाता कि इसकी वेक्टर फॉर्म में, या पूछा जाता आपसे ये बताओ वेलोसिटी पूछते हैं, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, बट क्योंकि हमसे स्पीड पूछा है इसलिए दोनों ये पॉजिटिव आपके लोब्स रहेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, चलो इसके बाद बात करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास की। सो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपना, कुछ चीज़ें मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है अपने जो स्टैंडर्ड चीज़ें, उनके सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए।
उन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपकी जो स्टैंडर्ड आपके फिगर्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या आती है, डायरेक्ट सवालों में यूज़ कर लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर मास आता है आपका 2r/π। सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है तो उसका सेंटर मास होता है 4r/3π। अगर आपका हॉलो हेमिस्फेयर है, यहाँ पे ऐसे करके हॉलो हेमिस्फेयर है, उसका सेंटर मास आपका आएगा r/2 पे। और अगर सॉलिड हेमिस्फेयर है तो ये आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है, उस सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर मास आपका आएगा उसमें, अगर आपने यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम किया हुआ है तो सिमेट्री से x डायरेक्शन में तो आपकी 0 रहेगी वैल्यू, y की वैल्यू 3r/8 होती है, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आपकी यहाँ पे कोन की बात हो, सॉलिड कोन है तो आपका नीचे से सेंटर मास जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे से जो उसकी हाइट आएगी उसकी वैल्यू आपकी h/3 होएगी। और अगर आपका हॉलो कोन है तो यही वैल्यू आपकी h/4 होती है। स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपकी कैविटी प्रॉब्लम। बहुत कॉमन है, कैविटी प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे। कैविटी प्रॉब्लम आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स में कैविटी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आपका सेंटर मास हो गया, फिर आपका रोटेशन हो गया, फिर आपका ग्रेविटेशन हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और एमईसी हो गया। कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है और इनका क्योंकि ऑफ कोर्स चैप्टर्स अलग हैं और वहाँ पे वैल्यूज अलग होंगी, बट काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। उसी तरीके से आप सेंटर मास की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, कैविटी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू और या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या फिर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू में ऐसे निकालेंगे। राइट, सेंटर ऑफ मास इसमें हम ये क्या करते हैं कि आपका मान लो कैविटी है, ये आपकी डिस्क है, डिस्क के अंदर आपने कैविटी काट दी है, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि सम मास और एरिया इज रिमूव फ्रॉम आपका रिजिड बॉडी आपकी डिस्क हो सकती है या फिर आपका स्फेयर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी अज्यूम कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मास है। नाउ फिजिक्स में अगर देखोगे तो नेगेटिव मास नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो ये अगर आपका सिनेरियो है कि यह आपका गोला और उस गोले से मान लीजिए आपने यहाँ कैविटी काट दी है, इस केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि पहले आप मानेंगे कि पूरे जगह पे आपका मास भरा हुआ है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी आपकी रो है, अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये डेंसिटी आपकी सिग्मा हो जाएगी, लेकिन अगर आप वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी रो डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले आप अज्यूम करेंगे कि प्लस रो में पूरा मास भरा हुआ है, उसके बाद आप करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे मानेंगे आप माइनस रो डेंसिटी का यहाँ पे स्फेयर है, यानी कि इसका नेगेटिव मास आएगा। ठीक है, नेगेटिव मास, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव मास फिजिक्स में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है, उसके बिना हम इसको इंटीग्रेट करके इसका सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर ग्रेविटेशन फील्ड या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास, ये मैं आपकी कैविटी प्रॉब्लम करने का तरीका है। आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये आपका टोटल मास m1 आ गया, यहाँ पे आप अज्यूम करेंगे ये माइनस m2 आ गया मान लीजिए, और यहाँ पे अब सेंटर ऑफ मास के जो मेथड है आपका m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, उससे आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके इम्पल्स की। अक्सर लोग सेंटर मास पढ़ते हुए इम्पल्स को भूल जाते हैं और कई बार इम्पल्स के ऊपर अच्छे सवाल पूछ ले जाते हैं, तो इम्पल्स में फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। इम्पल्स हम कहते हैं कि बहुत जोर का झटका फट जो धीरे से लगे आपको, उस फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक चीज ध्यान रखना कि एवरी चेंज इन मोमेंटम इज नॉट इम्पल्स, बट इम्पल्स इज ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन इसके m1 l1 t-1 होंगे, यूनिट इसकी kg पर मीटर स्क्वायर है, डायरेक्शन इसके हमेशा चेंज इन मोमेंटम होएगी, मैग्नीट्यूड इसका ft ग्राफ के एरिया के बराबर होएगा। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बट इज मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये आपका मेजर है कि आपने कितना मोमेंटम चेंज किया है। राइट, इसको ध्यान रखना। हमेशा हम कहते हैं कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, बट एवरी चेंज इन मोमेंटम इज नॉट इम्पल्स। आपका जो फोर्स है कंटिन्यूस अगर अप्लाई हो रहा है, तो इफ दैट इज द केस, तो उस केस में हम उसको इम्पल्सिव नहीं कहेंगे। इम्पल्सिव फोर्स वो है कि आपने झटके से फोर्स लगाया, क्रिकेट बैट से आपने बॉल को मारा है, फुटबॉल को अगर आपने किक किया है, तो वो इम्पल्सिव फोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं क्विकली रिवाइज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हम ये कहते हैं कि इट्स अ फैक्टर बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी बट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस शेप। और हम ये कहते हैं, इसको ध्यान रखना कि ई जो है उसकी टेक्निकल परिभाषा ये है कि वो आपका इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशो है। तो इलास्टिसिटी से भी हम इसको लिंक करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दो बॉडीज अगर मान लीजिए आपकी कोलाइड कर रही हैं, तो कोलिजन के दौरान उनकी शेप चेंज हुई, उसके बाद उन्होंने शेप रीगेन की है। तो से फॉर एग्जांपल ये अगर मान लीजिए आपकी पानी की बॉटल है, तो इसकी जब कोलिजन के दौरान शेप चेंज होएगी, उसके बाद अगर इसने 100% वापस शेप रीगेन कर ली, हम कहते हैं आपका परफेक्टली इलास्टिक वाली कहानी हो गई। नहीं की
तो एक डेंट वहाँ पे आ जाएगा और आपकी वहाँ पे कुछ एनर्जी उसका जो डेंट मारने में या उसकी जो शेप चेंज करने में गई है, हम कहते हैं वो आपका काइनेटिक एनर्जी का वहाँ पे लॉस हुआ है। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक थी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आपका उसके डिफॉर्मेशन में चली गई, रिफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ। उसी चीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ई की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 वेक्टर फॉर्म में और u1 माइनस u2, अगेन ये आपका अलोंग LOC होता है, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटीज हैं वो होती है। नाउ ई की वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे कहते हैं ई की वैल्यू यूजुअली 0 या 1 के बीच में होती है, पर ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इनफैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकती है, और ई की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ई कैन बी मोर देन 1 और ई कैन बी लेस देन 0, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल है। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी ये बॉडी है, ऐसे देख लो कि इनिशियली ये आपकी u1 और u2 इनकी वेलोसिटी थी, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी टक्कर होएगी। पीछे वाली बॉडी तेज चल रही होगी तभी वो आगे वाले को टक्कर मार पाएगी, तो डिनोमिनेटर हमेशा आपका पॉजिटिव होएगा, ठीक है। उसके बाद जब इनकी टक्कर हुई और टक्कर में हम ये कह रहे हैं कि इसकी v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, कोलिजन यहाँ पे ऐसे हुआ था, कोलिजन के दौरान कॉमन वेलोसिटी v, उसके बाद ये पार्टिकल v1 से गया और ये वाला v2 से गया। अगर यहाँ पे आप देखोगे v2 माइनस v1 जब हम कर रहे हैं तो यूजुअली हमारे केसेस में हम कहते हैं v2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v1 है। इफ दैट इज द केस ऑफ कोर्स आपका ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे कि v1 ज़्यादा हो जाए, तो आपने गोली ऐसे डिस्के वो की है और वो जाके आपके कागज से टकराई है, हल्के से बोर्ड से टकराई है, उसके थ्रू पियर्स कर गई, ट्रक वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मारी, उसके ऊपर से चढ़ गया, सैड सिचुएशन बट सिनेरियो है। तो उस केस में v1 की वैल्यू आपकी v2 से ज़्यादा हो जाएगी। इफ दैट इज द केस, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव भी आ सकता है, और सॉरी न्यूमिनेटर आपका नेगेटिव भी आ सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये नेगेटिव है तो ऑफकोर्स आपकी वैल्यू लेस देन 0 भी हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू लेस देन 0 भी पॉसिबल है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि आपके ट्रक वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मारी और साइकिल वाला गैस सिलेंडर अपने पीछे साइकिल पे बांध के ले जा रहा था, वो सिलेंडर फट गया और वो गोली की तरह आगे भाग के जाएगा। इफ दैट इज द केस, उस केस में आपकी क्योंकि इंटरनल एनर्जी रिलीज हो गई इस कोलिजन के प्रोसेस में, तो ई की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, जस्ट इन केस कभी कोई ऐसी बात कर ले, तो यहाँ पे आपकी वुड ऑन वुड अगर दो लकड़ियों की टक्कर होती है, टिपिकली 0.5 की रेंज में वो होता है, और ग्लास ऑन ग्लास आपका 0.98, और नेचुरल एग्जिस्टिंग चीज़ों में हम कहते हैं कि आइवरी ऑन आइवरी जो है, दिस इज द प्रैक्टिकली नेचुरल एग्जिस्टिंग चीज़ों में दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। बट हम अपने सवालों में बिंदास ई की वैल्यू 1 लेके काम चला लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी इग्नोर द लॉसेज, वी से कि ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा परेशान होने वाला काम कुछ नहीं हो रहा है। सो इफ दैट इज द केस, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कोलिजन पे इसके बाद फर्दर बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि ई जो है वो आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, इस चीज़ को ध्यान रखना कि मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द कोलिजन। इसको हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा आपका। काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज ओनली इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 1 है, जो उनका डिफॉर्मेशन हुआ फिर रिफॉर्मेशन अगर वापस 100% पूरा हो गया है, हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है। उस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल आपकी बराबर होगी, कंजर्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू अगर आपकी 1 से कम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की आपकी वैल्यू फाइनल की इनिशियल से थोड़ी सी कम हो जाती है। ई की वैल्यू 0 है, उसमें हम कहते हैं कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, चिपक के दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। राइट, फाइंडिंग वेलोसिटीज। नाउ वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मोमेंटम कंजर्व करें, इक्वेशन ऑफ ई लिखें, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करें, आपकी फाइनल वेलोसिटीज आ जाएंगी। दूसरा तरीका है यहाँ पे मेथड याद कर लें। आई डोंट सजेस्ट दिस मेथड, बट कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो ये आपके दूसरा तरीका है कि आप या तो ये या ये वैल्यूज याद कर लें। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। ऑफ कोर्स कई जगह पे तो ये काम आता है, तो मेथड 1 आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट मेथड 3, जिसमें हम कहते हैं कि V1 की वैल्यू जो होगी, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है, ये हमने कोटा में डिराइव किया है, बहुत ही बढ़िया वो मेथड है। उन्हीं इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके हमने तरीका निकाला है। हम कहते हैं V1 जो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है या बॉल 1 है, दैट विल बी इक्वल टू UC1 1 + E माइनस EU1। V2 विल बी इक्वल टू UC1 1 + E माइनस EU2, और UCM जो है आपका वो सेंटर ऑफ मास की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है।
इस मेथड को अप्लाई करेंगे, फटाफट आपका आंसर आ जाता है और ये हर केस में एप्लीकेबल है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। इसको यूज़ करके कई बार फटाफट सवाल सॉल्व हो जाते हैं, वैल्यू भी जल्दी आ जाती है, मज़ा आता है सवाल सॉल्व करके, ठीक है। प्रॉपर तरीका है ये, कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोलिजन पे बात करते हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स एडवांस के एग्जाम में आपके पास इनफ टाइम होता है, आप चाहेंगे तो खुद भी डिराइव कर सकते हैं, बट अगर याद होंगे तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हेड ऑन कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अगर हम कहते हैं कि कितनी ट्रांसफर हुई है, उसको हम लिखते हैं 4m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। और अगर आपका सिनेरियो है कि एक मास दूसरे मास से 5 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, n टाइम्स का फैक्टर है, तो उसमें यहीं पे वैल्यू रख दी हमने इसमें, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, m1 में कितना डिक्रीज होएगा, तो आप उसको लिख दोगे डेल्टा k बाय के 1 माइनस उसकी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली दूसरे की बात करोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका फ्रैक्शन अगर ले लोगे 1 में से माइनस कर दोगे तो 2 का कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में वो मिल जाएगा। m1 m2 बराबर हैं और यहाँ पे E की वैल्यू 1 है, तो उसको हम कहते हैं आपका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये रुकी हुई थी, ये 5 से आई, दोनों का मास सेम है, तो उसके बाद ये रुक जाएगी, ये 5 से आगे चली जाएगी। ये आपका सिनेरियो है। ड्यूरिंग हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन अगर आपकी E की वैल्यू 1 नहीं है, और अगर है भी तो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका फॉर्मूला है, कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ इनिशियल फाइनल में, उसको आप लिखते हैं हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 e स्क्वायर माइनस 1, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें u1 माइनस u2 के होल स्क्वायर से। इफ यू डू दैट फॉर्मूला याद रह जाए, बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। नाउ इसके बाद अब सवाल करना चालू करते हैं। लेट्स सी या सेंटर ऑफ मास में किस किस तरह के सवाल आते हैं। कुछ चीज़ों में मैं आपको पहले बेसिक कवर करवाता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2l is hanging in equilibrium position if end b is given a slightly downward displacement। आपकी ये जो चेन है ऐसे लटकी हुई है, टोटल लेंथ आपने को यहाँ पे जो दी हुई है वो 2l है, यानी कि लेंथ l इधर है, लेंथ l इधर है, और यहाँ पे हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि जो आपका पाई r का फैक्टर होएगा दैट इज मच मच लेस देन l। तो यहाँ पे जो आपकी चेन की लेंथ है इसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। इम्बैलेंस और क्या किया आपने, इफ एंड बी इज गिवन अ स्लाइट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो आपने उसको हल्का सा नीचे खींच दिया इस बार। कॉजेज एक्सेलेरेशन, हेयर पुली स्मॉल स्मूथ एंड स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है। हमें पहले बताना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट x। अगर आपने इसको यहाँ से x से डिस्प्लेस किया है तो हमें बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ चेन नहीं बताना है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी v ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट स्लिप्स आउट ऑफ द पुली। हाइट ऑफ द पुली जो हमें दिया हुआ है वो ज़्यादा है, 2l से ज़्यादा है, तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू बतानी है। ना सवाल सिंपल है, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट रिवाइज होएंगे उसको ऐसे देखना कि ये जब x से नीचे हुई तो ये वाली स्ट्रिंग आपकी x से हल्का सा ऊपर की तरफ गई है। दोनों का अगर आप मास देखोगे तो लेट अस से यहाँ पे इनकी मास डेंसिटी लैम्डा है। सो आपका अगर लैम्डा अगर मास डेंसिटी है तो उसको आप लिख सकते हो लैम्डा हो गया आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय 2l, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई। नाउ इस केस में आपका इस वाले मास को अगर देखोगे जो इधर लटका हुआ है और इस वाले मास को देखोगे, इसको लेट से इसको कह लेते हैं m1 और इसको कह लेते हैं m2, इधर वाला मास देखेंगे अगर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय l, और आपका m2 मास है उसको आप लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय l। ये आपकी दोनों की m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू जो हमने लिखी है ये बिफोर आपने उसको डिस्प्लेस किया वो वैल्यू है। ना जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है तो इसकी लेंथ l प्लस एक्स हो गई, इसकी लेंथ आपकी l माइनस एक्स हो गई। उस केस में आफ्टर डिस्प्लेसमेंट m1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू हो जाएगी l माइनस एक्स, और इसकी जो m2 की वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा l प्लस एक्स। ये आपकी m1 m2 की वैल्यू हो गई। ना यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन पूछेंगे तो आपका ये पुली ब्लॉक सिस्टम का सवाल बन गया कि यहाँ पे एक m1 है और m2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन अगर हमें बताना होगा तो एक्सेलेरेशन जो है मासेस का उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g। तो इसको यहाँ पे m1 m2 की अगर वैल्यू रखेंगे, ये एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास नहीं है, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम है अभी, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आएगी, m2 को हमने रखा है यहाँ पे लैम्डा l प्लस एक्स माइनस लैम्डा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, यानी कि आपका लैम्डा l प्लस एक्स माइनस लैम्डा, नहीं यहाँ प्लस आएगा लैम्डा l माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय g, यानी कि जो आपका एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा कॉमन ले लो यहाँ से
तो लैम्डा कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे पे, ये बचा आपका l प्लस एक्स और ये बचेगा माइनस l प्लस एक्स, तो आपका l कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचा आपका 2x डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगेन यहाँ से फिर आप कॉमन ले लें तो लैम्डा आपका कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका l प्लस एक्स प्लस l माइनस एक्स है तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2l मल्टीप्लाइड बाय g, विच इम्प्लाइज आपका एक्सेलेरेशन जो है उसकी वैल्यू आपकी आ गई, एक्सेलेरेशन यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया आपका x डिवाइडेड बाय lg, ये आपके एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई। नाउ इस केस में हमें ये बताना है, ये तो आपका एक्सेलेरेशन आया रस्सी का, इस केस में हमें ये बताना है कि आपका जो पहला पार्ट है कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। नाउ सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आपका ACOM जो हम यूज करेंगे विल बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपकी वैल्यू होगी एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। और यहाँ पे आपका जो मास है एक्सेलेरेशन आपका x बाई lg आ गया, यहाँ पे जो मास है वो आपका m1 और m2 ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बस एक्सेलेरेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका m1 का एक्सेलेरेशन अपवर्ड्स है, इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। सो एक्चुअली यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर साइन के साथ m1 को लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा l माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय a आपका m1 का ऊपर की तरफ है तो आप इसको लिखोगे x डिवाइडेड बाय lg प्लस m2 जो है m2 की वैल्यू लिखेंगे हम, ये आएगा लैम्डा l प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x बाय lg डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अगेन यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू लिखी जाएगी आपकी लैम्डा l माइनस एक्स और यहाँ पे m2 की वैल्यू लिखी जाएगी लैम्डा l प्लस एक्स, ये आपकी वैल्यू हो गई। नाउ एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना वो ये है कि a2 की जो वैल्यू है वो क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये प्लस ना होके दिस विल बी इक्वल टू माइनस। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने लैम्डा कॉमन ले लिया है और लैम्डा ऊपर और नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा और x बाई एल जी को हम फिर बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको आप लिखोगे l माइनस एक्स माइनस एल माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपकी l की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा आपका माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय एल जी, ये कॉमन ले लिया आपने, नीचे डिनोमिनेटर देखेंगे लैम्डा आपका कैंसिल हो गया, ये बचेगा l माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स और यहाँ पे आपका x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2l, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपका फाइनल रिजल्ट वो आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर जी, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जी, दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना ही कहता है ओके कहाँ गया, हाँ वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग हमें बतानी है व्हेन इट स्लिप्स आउट ऑफ द पुली, हाइट ऑफ द पुली फ्रॉम द फ्लोर हमें दिया हुआ है कि इनफ जगह आपका पुली और रस्सी के बीच में, उसकी हाइट आपकी 2l से ज़्यादा है तो आराम से रस्सी गिर सकती है विदाउट टचिंग द फ्लोर। तो इस केस में हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कि आपका जो इसको आप लिखोगे इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू आपकी फाइनल एनर्जी। अब इसको ऐसे देखना क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 है, वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, तो आप इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी आप बराबर कर सकते हैं। ना एक स्टेप और यहाँ पे अपना बचा लेते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होएगा, तो डायरेक्ट उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा अपना। ना पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त देखना अगर इस लेवल को हमने कहा कि ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 का ये लेवल है, तो इस वक्त अगर आप रस्सी की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ये बात अपने को पता है, हमने वर्क पर एनर्जी में ये मेंस की तैयारी जब कर रहे थे हमने बात की थी ये सारी कहानी। हमने कहा था कि रस्सी अगर मान लो ऐसे नीचे लटकी हुई है, लेंथ इसकी l है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप लिखते हैं mgLCOM और उसको आप लिखते हैं हाफ mgl, ये आपकी वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, रस्सी अगर l लेंथ के नीचे लटकी हुई है तो। इस केस में अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो आपकी यहाँ से यहाँ जो इनिशियल ये टोटल लेंथ l है, तो यहाँ से जो आपका लेवल है ये l/2 है। रस्सी जब पूरा नीचे गिर जाएगी तो रस्सी मान लीजिए आपकी पूरी यहाँ से यहाँ स्लाइड हो गई और रस्सी अब ऐसे आ गई आपकी यहाँ से यहाँ तक 2l लेंथ की, तो आपकी जो इसका लेवल है, जो इसका 2l लेंथ है, तो 2l यहाँ तक बना लेते हैं कुछ, ठीक है, तो आपकी 2l यहाँ से यहाँ तक आपकी रस्सी पूरे यहाँ से आ गई। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास होएगा, इसकी लोकेशन ऊपर से
यहाँ से यहाँ इसकी जो लोकेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू एल। तो आपका जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl/2, अब होगी माइनस mg/2l/, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस mgl/2 और बाद में हो गई माइनस mg2l/2, यानी कि mgl हो गई इसकी एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो हुआ है आपका mgl/2 विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको आप गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपका हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ आप दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, m कैंसिल कर सकते हैं। सो v की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आपकी gl के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी रस्सी जस्ट जब वो वहाँ से फाइनली स्लिप की है तो दिस विल बी द वैल्यू, हेंस ऑप्शन सी दिस वुड बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम शोन नो फ्रिक्शन एट एनी कॉन्टैक्ट सरफेस। अपने यहाँ पे नो फ्रिक्शन, आपकी सारी सरफेस स्मूथ है। ठीक है, इस सवाल से मेरा पर्पस आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक बार फिर रिवाइज करवाना, उसकी प्रैक्टिस करवाना है। तो इनिशियली द स्प्रिंग हैज नो डिफॉर्मेशन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। तो आपने क्या किया, ये 2m का ब्लॉक है, ये आपका m का ब्लॉक है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और ये आपका पुली अरेंजमेंट है। नाउ इस बेसिस पे देखेंगे तो अगर इसमें आपका फोर्स लगा तो यहाँ पे फोर्स F आया, यहाँ पे आपका फोर्स F आया और इस रस्सी में यहाँ पे फोर्स आपका F आएगा, और ये क्योंकि यहाँ पे F और F है तो इस रस्सी को यहाँ पे आप 2F फोर्स से खींच रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर 2F फोर्स लगेगा। ये आपका इनिशियल सिनेरियो है। अपने को दिया हुआ है कंसिडर ऑल द स्ट्रेन्स टू बी सफिशिएंटली लार्ज, कंसिडर द स्प्रिंग कांस्टेंट टू बी k। ये आपका सिनेरियो है और हमें बताना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। तो आपका स्प्रिंग जो है वो कितना खींचा है ये बताना है कि इस सिनेरियो में मैक्सिमम कितना खींचेगा। ना इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तो 1.5 पन्ने का तरीका है, एक क्वेश्चन लिखे जाओ। दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। ना सिनेरियो ये है कि ये आपके जो दो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर अलग अलग फोर्स यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है और दोनों ब्लॉक, अब क्योंकि इसका फोर्स 2F इस तरफ ज़्यादा है, दोनों ब्लॉक इधर का ही मूव करेंगे। ठीक है, अब दोनों का फोर्स अलग है तो अलग अलग उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सटेंशन दोनों की वजह से, उन दोनों फोर्सेस की वजह से दोनों में, मान लीजिए यहाँ पे एक्सटेंशन आपका x1 आया है और यहाँ पे एक्सटेंशन x2 आएगा, तो पूरी रस्सी में आपका एक्सटेंशन जो है वो x1 प्लस x2 आएगा। हमें उस x1 प्लस x2 की वैल्यू बतानी है वो कितना होगा। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ फ्रेम। ठीक है, सेंटर मास के फ्रेम में हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आइडिया इज कि आप जब ये पूरा ब्लॉक यहाँ से हम मूव कर रहे हैं ना, इसको ऐसे कंसिडर करें कि ये आपका ब्लॉक, ये आपकी स्प्रिंग और ये आपका दूसरा ब्लॉक, ये आपका 2m का ब्लॉक है, ये आपका m का ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका F फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर आपका 2F फोर्स अप्लाई हो रहा है। नाउ यहाँ पे इफ वी टेक एन ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जर्वर लें, वो ऑब्जर्वर यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप F नेट लिखेंगे सो नेट फोर्स आपका हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2F माइनस F, यानी कि आपका F हो गया, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आएगा आपका F नेट डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास, दैट विल बी इक्वल टू 2m प्लस m, यानी कि आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया F डिवाइडेड बाय 3m, या आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में। नाउ अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसका जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, हम इसका सेंटर मास 2m के अगल बगल आएगा, तो यहाँ पे नाउ वी विल कंसिडर, यहाँ एक और बार बनाते हैं इसको, वी विल कंसिडर अ सिनेरियो कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो हम यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर लेके आएंगे, उस ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे बैठा दिया और इस ऑब्जर्वर को हम सेम जो इसका एक्सेलरेशन है, तो आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वही इसको एक्सेलरेशन दे देंगे इस फ्रेम में। तो ये सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में अब इस ऑब्जर्वर को यहाँ अगर हमने बैठा दिया है तो उसके फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये दोनों ब्लॉक आपके रेस्ट पे हो गए, बिकॉज आपका जो पूरा ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा था, उसका जो सेंटर ऑफ मास था उसी के ऊपर बैठ के अब आप देख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ऐसे बैठ के देख रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली एट रेस्ट, उसके ब्लॉक्स जो हैं दे आर एट रेस्ट इन दैट फ्रेम। तो इस केस में अगर आप फोर्सेस को देखेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुना रहा हूँ, फटाफट करने की वजह एक एक स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो आपका फोर्स अप्लाई होएगा, इसके ऊपर जो F1 फोर्स कह लेते हैं इसको, X1 मैंने वहाँ लिखा था तो इसको F2 कह लेते हैं, ये वाला आपका
F1 जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, जो आपका सेंटर मास के फ्रेम में फोर्स लग रहा है, उस फ्रेम को आप लिखेंगे F1 विल बी इक्वल टू F, जो आपका ये वाला फोर्स लग रहा था, प्लस अब उसके बाद सेंटर मास के फ्रेम वाला जो आपका फोर्स आएगा उसको आप लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय मास, इसका मास m है और ये आपका 2m मास है, तो दिस विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी F प्लस m मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आपका F बाय 3m, तो आपका जो F1 है उसकी वैल्यू आ गई 4F/3। ठीक है, तो इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में तो F फोर्स लग रहा है, बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो 4F/3 फोर्स लग रहा है। सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे F2 की, तो F2 जो आपका फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 2F माइनस जो आपका इसका मास है 2m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सेंटर ऑफ मास में आप इस तरह का सिनेरियो देखते हैं, दोनों का फोर्स बराबर आना चाहिए, बराबर आता है। ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अब आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है उस सिनेरियो में नेट फोर्स आपका जीरो होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में जीरो नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बट मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया आपका 2F माइनस ये आपने लिखा 2m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेम, ये लिखा आपने F डिवाइडेड बाय 3m, तो इसकी वैल्यू 4F/3 आ गई। ये बनेगा आपका 2F, ये बनेगा 2/3, एलसीएम लेंगे 6 - 2 4/, तो आपका सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों के ऊपर ये फोर्स लगा है। ठीक है, सिंपल काम हो गया। तो ये आपका F1 और F2 दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब इस केस में जब आप इसके ऊपर एक नेट फोर्स आपने 4F/3 लगाया और ये अपनी नेचुरल लेंथ से मान लो x1 एक खींचा, ये वाली अपनी नेचुरल लेंथ से मान लो x2 खींचा, इस केस में आप लिखेंगे जो आपका वर्क डन हुआ है इन फोर्सेस का दैट विल बी इक्वल टू आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना, वर्क डन जो है उसको अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इसके लिए लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 4F/3 प्लस x2 प्लस 4F/3 x1, ये आपकी दोनों स्प्रिंग को जो आपने ऐसे करके खींचा है, तो एक x1 एक x2 खींची, एक आपका फोर्स ने वर्क डन किया, दिस विल बी इक्वल टू हाफ के स्प्रिंग आपकी जो खींची है वो खींची है x1 प्लस x2, तो ये आपका हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हालांकि ना इसमें से अगर x1 x2 कॉमन ले लें तो ये बचा आपका 4F/3 x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1/2 के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ना इस केस में आप x1 प्लस x2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 के से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है x1 प्लस x2 जो आपका एक्सटेंशन आना था स्प्रिंग में, दैट विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8F डिवाइडेड बाय 3K, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें इसका मतलब ये है कि टोटल स्प्रिंग में जो आपका एक्सटेंशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी 8F/3K। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। इसको हम स्पेशली सेंटर मास के फ्रेम से जब सॉल्व करते हैं तो पूरा स्टेप मैंने आपको समझाया है, तो काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है, काफ़ी फटाफट इसके सॉल्व कर पाते हैं आप। तो आपको एक्सेलरेशन पहले करना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, उसके बाद किसी भी एक के ऊपर आप फोर्स निकाल लें, दूसरे में उतना ही होगा, और उस सेंटर मास पे फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो आपकी एवरीथिंग इज स्टिल, आपका नेट फोर्स जीरो होगा उस फ्रेम में। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं है तो उस फ्रेम में जीरो होगा। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ क्लिफ 10 मीटर हाई। तो आपकी एक क्लिफ है जिसकी हाइट अपने को यहाँ पे 10 मीटर दी हुई है। सो 10 मीटर हाई क्लिफ से आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, पैर से किक किया है या ऐसे फेंका है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की आपने हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी है। इट स्ट्राइक्स द स्मूथ ग्राउंड एंड रिबाउंड्स एज शोन। वो गेंद यहाँ पे आपकी नीचे स्ट्राइक की और आगे उसके बाद रिबाउंड हुई है एज शोन। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E फॉर कोलिजन विद द ग्राउंड, E की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√2। राइट, अब हमें चीजें पता है, जो बतानी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बताना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे आपके जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगी वो हमें बतानी है। अगेन ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, बट स्टिल वी नीड टू डू दिस। सेकंड पोर्शन जो बताना है वो है एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल बिफोर स्ट्राइकिंग। तो जब वो गेंद यहाँ पे टकराई उसका हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल होएगा वो बताना है। सेकंड पार्ट अगेन काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट है एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर स्ट्राइकिंग। गेंद जब यहाँ पे कोलिजन हो गया उसके बाद जब ऊपर रिबाउंड की है
उस टाइम पे क्या एंगल होएगा वो बताना है। और अब हमें बताना है रेंज ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो उसके बाद गेंद जब यहाँ जाके यहाँ से टकराई है तो ये वाली जो रेंज है ये बतानी है। हालांकि अगर किसी सवाल में, अगेन यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान देना, अगर किसी सवाल में पूछा है आफ्टर या जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन बिल्डिंग की बॉटम से कितना दूर है, उस केस में आप ये भी उसमें ऐड करेंगे। इसमें तो नहीं पूछा है, तो उस केस में आप ये भी बताएंगे प्लस उसके बाद ये ऐड करेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो। तो सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले 10 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड पे हमने गेंद को फेंका है। काइनेमेटिक्स से बात करें तो आपका जो पहला पोर्शन है वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर v जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी √2gh। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, g की वैल्यू 10 लेते हैं, हाइट अपने को 10 दिया हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू ये आपकी आ जाएगी 10√2, ये आपकी 10√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपको बताना है ना, ये जो पार्ट आया ये तो आपका आया जे कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको पहले हम एंगल देखेंगे। सो आपकी जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आया वो आ गया 10√2 और माइनस जे कैप इसकी डायरेक्शन के साथ होएगा। अब आपने हॉरिजॉन्टली इसको फेंका है, उस डायरेक्शन में आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस वजह से वी एक्स जो आपका ओरिजिनल वो वैल्यू थी वही रहेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 आई कैप। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है एंगल। सो एंगल के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जब एंगल लिखते हैं, सो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसको हम लिखते हैं पार्ट बी, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। ये आपको वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल से एंगल लेता है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 10√2 डिवाइडेड बाय 10 वी वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू √2। तो आपका जो एंगल हो गया, सो एंगल आपका थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका tan थीटा आ गया। थर्ड पार्ट जो है अपना, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर स्ट्राइकिंग। ना उस केस के लिए हमें यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पर कोलिजन जो हो रहा है, यहाँ पे आपको लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो ये जो आपका लाइन हुआ है यहाँ पे, ये आपका LOC है, लाइन ऑफ आपका कोलिजन है, और इसके अलॉन्ग जो y डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, फॉर द सिंपल रीजन कि नॉर्मल है, उसका इम्पल्स लगाया, उसकी वजह से गेंद आपकी ऊपर गई है, उसने जो वैल्यू चेंज की है। तो यहाँ पे आपकी Vx जो है आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगी 10 आई कैप, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है Vy दैट विल बी इक्वल टू EUy, इनिशियल वेलोसिटी का आपका E टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू E जो है अपना, लाइफ आसान हो गई, 1/√2 दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय U इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग था 10√2, सो इसकी वैल्यू आ गई 10 जे कैप, ये आपकी वैल्यू हो गई वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू जो वेलोसिटी है वो हो गई 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में। अब इसका हमें एंगल बताना है, तो एंगल तो आपका ये आ जाएगा tan थीटा 2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 इम्प्लाइज थीटा 2 जो है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ठीक है, सो ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट सवाल है आपका रेंज ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। सो इस केस में हमें बताना है रेंज क्या होगी। तो रेंज यहाँ से यहाँ वाला ही डिस्टेंस आपको ये रेंज बतानी है। सो ये बात अपने को पता है। चौथा पार्ट रेंज है, उसको आप लिखते हैं ट्वाइस UX UY डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में। तो इस केस में यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 है, y डायरेक्शन में जो इस वाले सेकंड पाथ की वेलोसिटी है वो आपकी फिर 10 है, ये वाली जो वैल्यू लिखी थी हमने, तो ये आपकी 10 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू फिर 10 ले लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर। सो इसकी रेंज आफ्टर सेकंड कोलिजन 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल है बट मुश्किल कतई नहीं है। आई होप इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो इन्वॉल्व थी वो आपको समझ में आई, कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। चलो ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। जे 2009 में आपसे एडवांस के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C, 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके A, B और C, आर केप्ट इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इनको आपने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। These have masses m, 2m and m respectively। एक का मास m, 2m और m है रेस्पेक्टिवली, आपके मासेस हैं।
द ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ए मूव टुवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आपकी इस तरफ यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। ये आपका इनिशियली रेस्ट पे है और ये भी आपका रेस्ट पे है। एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। अगेन इस पे ध्यान देना, यहाँ पे कोलिजन आपको इलास्टिक दिया हुआ है। Thereafter B makes complete inelastic collision। सेकंड आपका कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है, मतलब E की वैल्यू पहले में 1 है, दूसरे में आपकी 0 होगी। विद C all the motion occurs in the same straight line। Find final speed of the object C। हमें बताना है C की फाइनल स्पीड क्या होगी। ना सिंपल सवाल है कोलिजन पे। तो इसको करने के लिए अगर आपने मेंस में जब मैं आपको रिवाइज करवा रहा था वहाँ पे मैंने आपको एक बहुत बढ़िया मेथड सिखाया था, जो हमने कोटा में जो सीनियर टीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिवाइस किया हुआ है। वो वाले मेथड से सवाल सॉल्व करते हैं, इसको फटाफट आपको वो करना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देखना, कोलिजन जब भी है, दो पॉइंट के बीच में जब भी कोलिजन हो रहा है तो सिनेरियो ये है कि ये आपका मास m1 है। ऑलराइट, नाउ इस कोलिजन प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि ये अगर आपका मान लीजिए u1 वेलोसिटी से जा रहा है, या आपका u2 वेलोसिटी से जा रहा है, इन दोनों का यहाँ पे कोलिजन हुआ, उस दौरान दोनों की आपकी कॉमन वेलोसिटी थी। उसके बाद ये दोनों पार्टिकल आपके v2 और v1 इंडिपेंडेंटली अलग अलग वेलोसिटी से गए हैं। इस केस में ये आपका मास m1 और ये केस आपका मास m2 ऐसे हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स u1 आपकी u2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उन दोनों का कोलिजन होगा। पीछे वाला पार्टिकल का तेज नहीं आ रहा है, वो स्लो आ रहा है, आगे वाला तेज जा रहा है, कोलिजन नहीं होएगा। अब इस कोलिजन को सॉल्व करने के आपके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो है जिसमें आप करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। उसके बाद आप ई की इक्वेशन लिखते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं ई विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आप दो इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। आई विल गिव यू अ बेटर मेथड। ठीक है, उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और इन्हीं दोनों इक्वेशनों को फर्दर सॉल्व करके हमने कोटा में वो टेक्निक निकाली है, बहुत काम आती है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हम कहते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो v1 और v2 वेलोसिटी होगी, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस ई u1 ucom माइनस e u1। ये आपकी v1 वेलोसिटी हो जाएगी। और v2 जो आपकी वेलोसिटी हो वो उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस ई ucom माइनस e u2। ये आपकी सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। ये हर केसेस में आपका एप्लीकेबल है, चाहे आपका कोलिजन जो है उसकी वैल्यू ई से ज़्यादा हो, आपकी 1 से ज़्यादा हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 हो, 0 हो या 1 से कम हो, हर केस में ये आपका परफेक्ट आपको सॉल्यूशन देगा। ना इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो उस केस में ऑफकोर्स इससे भी हो जाएगा। ठीक है, बट इससे आप अगर 6 स्टेप लगेंगे, ये आपका 2 स्टेप में आ जाएगा। इसके बाद जब कोलिजन हुआ तो पहले यहाँ पे आपकी ई की वैल्यू 1 है इस कोलिजन में, ये रेस्ट पे था, ये आपका 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। हमें सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि बी की वेलोसिटी सी से टक्कर होने से पहले या इन दोनों के उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, हम सिर्फ वो जानना चाह रहे हैं। उस केस में हम यहाँ पे सबसे पहले तो निकालेंगे UCOM बिफोर कोलिजन। आपके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको आप लिखेंगे m मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। Like so this will be equal to 9m divided by 3m। ये हो गया 9m divided by 3m। So divided by 3m, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी b की वेलोसिटी UCOM की वेलोसिटी आ गई। नाउ हम चाहते हैं यहाँ पे v2 की वैल्यू पता करना, तो v2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस e की वैल्यू 1, बिकॉज कोलिजन आपका यहाँ पे पहले वाला कोलिजन आपका इलास्टिक है, मल्टीप्लाइड बाय UCOM यानी कि 3 माइनस ई u2 आपका 0 है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दो बार आपको ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट आप इससे यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी आ गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब ये 6 मीटर पर सेकेंड से 2m का मास उससे जाके कोलाइड करेगा। इस वाले केस में अगर हम फिर ये मेथड दोबारा लगाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको फिर हम करेंगे UCOM दोबारा कैलकुलेट सेकेंड केस के लिए। उस केस में आपका 2m जो मास है वो आपका मूव कर रहा है 6 से, आपका m मास जो है वो रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2m प्लस m, यानी कि ऊपर बना 12m बाय 3m यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई। अब हमें पता करना है कि आपका सेकेंड केस में e की वैल्यू आपकी 0 है,
इस केस में इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो u की वैल्यू आपकी 0 है, हमें c की वेलोसिटी बतानी है। डायरेक्ट आप यूज करें, v2 को लिखें 1 प्लस ई यू सी यू एम माइनस ई यू टू। हाँ, तो आपके v2 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई की वैल्यू 0, यू सी एम हो गया आपका 4 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज, इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ, आउटर होना चाहिए, अदर लिखा गया है, ऑफ रेडियाई ए एंड बी फ्रॉम द सेंटर ओ। तो इस सेंटर ओ से इसको आप यहाँ पे ओरिजिन मान लें, ये आपका 0,0 आपका ओरिजिन है। हमें बताना है जो आपकी प्लेट है जिसमें आपने ये कैविटी कट कर रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। नाउ कैविटी प्रॉब्लम है, कैविटी प्रॉब्लम में हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा वो करेंगे, हम यहाँ पे पहले अज्यूम करेंगे कि ये आपकी एक डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस आपको बी दिया हुआ है, और दूसरा उसके बाद और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मान लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे यहीं पे आपने एक माइनस सिग्मा की ए रेडियस की डिस्क रखी हुई है। ना माइनस सिग्मा करके जब आप इसका मास निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। फिजिक्स में आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड कि नेगेटिव मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हमें लाचार है, हमारे पास और कोई तरीका है नहीं। दिस इज हाउ वी सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसको उसके बाद अगर, अच्छा एक चीज़ और जो आपको यह ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास की जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको वो याद होना चाहिए। मैंने आपको जब वो हम क्रैश कोर्स कर रहे थे मेंस का, या अदरवाइज जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उसका वाई सी यू एम जो आएगा उसको आप लिखते हैं 4r/3π, जो कि r आपका रेडियस है। x में आप क्योंकि सिमेट्री इधर और इधर दोनों तरफ सिमेट्री है, तो x में आपका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी वो 0 वो वैल्यू रहेगी, y में यहाँ से आपकी ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन रहेगी ना। बस यहाँ पे कैविटी प्रॉब्लम वाली वो अप्रोच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे YCUM जो है उसको आप लिखोगे m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय आपका m1 प्लस m2, ठीक है। डेटा रख के आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू m1। नाउ इसका अगर हम जब मास लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया। सो यहाँ पे आपकी डेंसिटी है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया आएगा आपका पाई b²/2। पूरा सर्कल होता है तो पाई r² होता है, इसका क्योंकि आधा सर्कल है तो बाय 2 आया, प्लस माइनस सिग्मा, अच्छा इसमें ये तो प्लस नहीं, गड़बड़ हो जाती है, अभी रुको। हाँ, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे y1, तो y1 की जो वैल्यू आएगी उसको आप लिखेंगे 4r/3π, उसको लिखेंगे 4b डिवाइडेड बाय 3π, प्लस अब यहाँ लिखेंगे अगले वाले का मास, तो उसमें आई आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया, एरिया उसका आएगा पाई a²/2 मल्टीप्लाइड बाय उसका y2, उसकी y2 की वैल्यू आई 4b 4a। डिवाइडेड बाय 3π डिवाइडेड बाय इनका मास, तो इनका मास जो आएगा उसको आप लिखोगे सिग्मा पाई b²/2 माइनस सिग्मा पाई a²/2। नाउ इसमें से जो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो आपका ऊपर न्यूमिनेटर में सिग्मा कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3π कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4/3π आपका कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ जो ऊपर बचा ये बचा आपका b³ और यहाँ बचा -a³, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी आपका सिग्मा कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे बचा आपका b² माइनस a²। देखना हमने कुछ मिस ना किया हो, सिग्मा आ गया, पाई आ गया, अच्छा इसका बाय 2 भी हमें कॉमन लेना था तो बाय 2 भी आप कॉमन ले लें, ये बाय 2 भी कॉमन आ गया, 4/3π और ये बचा, ठीक है। सिग्मा पाई/2 सिग्मा पाई/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो आया 4/3π और ये बचा आपका b³ माइनस a³ डिवाइडेड बाय b² माइनस a²। ये आपका फाइनल आपके सेंटर मास की लोकेशन हो जाएगी। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। कैविटी प्रॉब्लम जेई में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई 2009 में आपसे सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन से लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर विच हैज बीन ड्रॉन विद इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन, आपकी लाइन
thickness. The mass of ink used to draw each of the two inner circle and each of the two line segment is m. तो यहाँ पे अपने को जो सिनेरियो है उसमें दिया हुआ है कि जो आप इंक यूज कर रहे हो वो भारी इंक है, उस इंक का भी मास है। तो उस इंक से जब आपने आपके यहाँ पे ड्रॉ किया है तो दो इनर सर्कल जो बनाए हैं और लाइन सेगमेंट जो बनाया उनका मास आपको m दिया हुआ है। मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ द आउटर सर्कल इज 6m। तो ये जो आउटर सर्कल आपने ये बनाया है वो भारी इंक है, तो वो आउटर सर्कल बनाने में आपका 6m की इंक यहाँ पे लगी है, उसका मास इतना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, आउटर सर्कल जो दिया हुआ है वो 0,0 है, उसकी सेंटर की लोकेशन। लेफ्ट इनर सर्कल है, उसकी लोकेशन आपको -a ये दी हुई है, -a,a। राइट इनर सर्कल जो है वो राइट इनर सर्कल आपको दिया हुआ है a,a। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपकी यहाँ पे बनी हुई है 0,0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ कहीं बनी हुई है उसकी लोकेशन है 0,-a। हमें बताना है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक इन दिस ड्राइंग क्या होगी ना। लंबा चौड़ा सवाल है, किताबी भाषा में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए जो सवाल एक्चुअली पढ़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इफ दैट इज द केस तो वो कहीं ना कहीं सवाल करेंगे, इसको सवाल पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह। पर सवाल जब आप देखेंगे तो दूसरी से तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, सवाल मुश्किल कतई नहीं है। तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं, ठीक है। हाँ, पेशेंस रखना, आराम से पढ़ना है ऐसे सवाल। तो इस सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि आपका y कोऑर्डिनेट बताना है सेंटर ऑफ मास का। तो सिंपल सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि y/m जो होता है उसको आप लिखते हैं m1y1 प्लस m2y2 प्लस और भी अगर वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ये आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो जो आपका y/m आएगा उसकी आप वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़े सर्कल से चालू कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 6m मल्टीप्लाइड बाय उसके y लोकेशन सेंटर ऑफ मास की 0 है, तो उसकी अपनी इंडिविजुअल उसकी 0 है, प्लस m2 पहले इसको ले लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय a प्लस उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय a प्लस आपका आएगा 1 2 3 हो गए। ये आपका जो 7m है उसकी लोकेशन राइट, ये जो आपका है m जो है ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय -a और डिवाइडेड बाय जो आपका ये है इसके m मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसको अब जब मास ऐड करेंगे टोटल मास तो ये आएगा 6m प्लस 1 2 3 4, ठीक है, प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m। तो आपका फाइनल आंसर y/m जो है उसकी वैल्यू आ गई, 6m वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा ma, ये ma है और ये -ma है, तो -ma कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका न्यूमरेटर में आएगा ma डिवाइडेड बाय 10m, ठीक है। यानी कि आपका फाइनल आंसर हो गया y/m हो गया आपका a डिवाइडेड बाय 10। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये आपकी सेंटर मास की लोकेशन हो गई y कोऑर्डिनेट में। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। सवाल मुश्किल कतई नहीं है, पर इस लंबे लंबे सवाल पढ़ने की पेशेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आपसे जेईई के एडवांस के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, 0.2 kg की आपकी गेंद है, रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट पे आराम से बैठी हुई थी। अब बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम, तो आपकी एक बुलेट आई जिसका वजन 0.01 किलोग्राम है, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, ये आपकी v मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही थी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हिट्स सेंटर ऑफ द बॉल, तो उसने आपकी बॉल को बुलेट ने टक्कर मारी। आफ्टर द कोलिजन बॉल एंड बुलेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, कोलिजन हुआ उसके बाद दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं, तो वो कोलिजन एम्बेड हो गया या फिर दोनों e = 0 वो वाला सिनेरियो नहीं है। फॉर दैट मैटर इस सवाल में हमें e की वैल्यू भी नहीं दी हुई। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, बॉल जो है उसकी आपकी जो रेंज है वो दी हुई है 20 मीटर, बुलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बुलेट जाके आपकी हिट की है 100 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। सवाल ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें बतानी है कि आपकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। नाउ दिस इज द सिनेरियो, मैं आपको इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आपका 5 मीटर का पोस्ट, यहाँ पे आपकी बॉल रखी हुई थी, एक आपकी बुलेट आई और बुलेट आके इससे ऐसे टकराई, बुलेट की वेलोसिटी v ये आपकी रेस्ट पे थी, और ये उसके बाद दोनों का मोशन ऐसा हुआ कि ये तो आपकी बॉल तो यहाँ गई 20 मीटर पे, ठीक है, इसकी हाइट 5 मीटर अपने को दे रखी है, और बुलेट है वो जाके यहाँ पे हिट की है, यहाँ से उसका डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 100 मीटर, 100 दिया ना, 20 और 100 मीटर, ठीक है। ये सिनेरियो हमें बताना है इस v की क्या वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी, इसके ऊपर हमें वो करना है। देखो
सिंपल सवाल। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ऊपर से नीचे का इसका वाई डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स और आपका सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन है, तो वाई डायरेक्शन में अगर आप इसके टाइम की वैल्यू देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपकी हाइट आपकी 5 से वो गिर रही है, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी उसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम की जो वैल्यू आती है उसके लिए आप डायरेक्ट यूज करते हैं 2h/g की वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय h यानी कि 5, h यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों बुलेट और बॉल आपकी 1 सेकेंड बाद नीचे दोनों गिरेंगी, आपकी टाइम की वैल्यू आ गई। नाउ इस केस में अगर हम बात करेंगे आपकी रेंज जो है, तो रेंज की अगर आप बात करेंगे तो रेंज के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, मान लीजिए आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए बुलेट की जो है आफ्टर कोलिजन, बुलेट की वेलोसिटी v1 लिख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 लिख लेते हैं। ये आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी हुई। नाउ इस केस में क्योंकि इसकी रेंज 20 और 100 है, तो पहले अगर हम बॉल के लिए लिखें इक्वेशन, सो वी कैन से फॉर द केस ऑफ बॉल, बॉल के सिनेरियो में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी जो रेंज है r, दैट विल बी इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन t। रेंज अपने को दी हुई है 20, दैट विल बी इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाय 1, विच इंप्लाइज v1 की वैल्यू आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रही होगी। नाउ अब अगर इसके बाद हम बात करें बुलेट की, तो जब हम बुलेट के केस की बात करेंगे, सो बुलेट जो है आपका, उस केस में हम लिख सकते हैं अगेन रेंज विल बी इक्वल टू v2 मल्टीप्लाइड बाय t। t की वैल्यू हमारी 1 है, रेंज अपने को 100 दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू v2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इसका मतलब हो गया v2 आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। ये आपकी यहाँ पे कहानी हो गई। नाउ इस केस में अब हम यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन जो है उसको हम यहाँ कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, इंटरनल, तो आपका मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मोमेंटम हम कंजर्व करें, नाउ अब इस केस में यहाँ पे हम आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें बुलेट की बतानी है, उसके लिए अब हम यहाँ पे अपना मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। नाउ मोमेंटम कंजर्व यहाँ पे हम करेंगे बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। सो मोमेंटम कंजर्व की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आपका फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस आपका m2 v2। राइट, सो एक आपका बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है और आपका बॉल का इनिशियल मोमेंटम है, मिला के उन दोनों का फाइनल मोमेंटम। नाउ यहाँ पे m1 को हम कह देते हैं, लेट्स से बुलेट को हम यहाँ पे m1 कहते हैं, तो बुलेट का जो मास अपने को दिया हुआ है वो 0.01 किलोग्राम है, उसको यहाँ पे 1/100 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसकी वैल्यू हमें बतानी है v, प्लस m2 जो है वो आपका बॉल है, तो बॉल का आपका जो मास है वो, अच्छा उसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज वो रेस्ट पे थी। m1 यहाँ पे फिर आपका बुलेट है, तो बुलेट का मास आप लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो आई थी वो आपकी 100 है ना, यहाँ पे हमने v1 v2 शायद अपोजिट साइन दे दी, बट डजंट मैटर। ठीक है, ये आपकी 100 प्लस m2 जो है अभी आपकी बॉल है, तो बॉल का जो मास है वो दिया हुआ अपने को 0.2 kg। अगेन इसको 20/100 लिख लेते हैं, इसको आपने लिखा 20 डिवाइड बाय 100, 100 सब में नीचे आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, एलसीएम से बच जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपकी है ये आ गई आपकी 20। राइट, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो v जो है उसकी वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस ये आपका बचा 20 यानी कि 400, विच इम्प्लाइज इनिशियल वेलोसिटी v की आपकी हो गई 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, और जे में आपके पूरे नंबर। सो यहाँ पे थोड़ा सा कई बार काम करना पड़ जाता है, बट सवाल मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। आपसे जेईई 2018 में एडवांस के एग्जाम में सवाल पूछा गया। Question says the spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. Spring block system आपका ऐसे यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। The spring constant is 2 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 2 न्यूटन पर मीटर दी हुई है, एंड द मासेज ऑफ द ब्लॉक जो दिया हुआ है वो आपका 2 किलोग्राम है। तो आपका 2 किलोग्राम ब्लॉक है, ये आपका 2 न्यूटन पर मीटर, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग। इनिशियली स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन, आपकी नेचुरल लेंथ पे वो है। इनिशियली ये अनस्ट्रेच्ड है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, ये आपका मास 1 किलोग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा है
कोलाइड्स इलास्टिकली मतलब ई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पे विद द फर्स्ट ब्लॉक। द कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल, और आपका कोलिजन ऐसा इतना जोर से धमाका नहीं किया होगा जाके दीवार फोड़ दे या उससे टकरा जाए। ठीक है, डिस्टेंस अब हमें बताना है, सवाल ये कि डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। नाउ इसमें जो सवाल में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ब्लॉक इससे टकराया, इस ब्लॉक ने टकरा के अपनी कुछ एनर्जी इस ब्लॉक को दी है, और ये वाला ब्लॉक क्योंकि स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये वाला ब्लॉक अब आपका SHM करने लगेगा। ठीक है, इसका अगर SHM करेगा तो हमें जो टाइम बताना है वो उस सिनेरियो पे भी आते हैं। हमें बताना है कि ये ब्लॉक कितनी दूर यहाँ पे आ गया जब ये ब्लॉक अपना जब मोशन कर रहा है ऐसे होके आपकी वापस अपनी लोकेशन पे आया, तो ऐसे गया और वापस अपनी लोकेशन पे जब आया तो ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस डी ट्रेवल कर चुका है, उसके बाद ये आपका सिनेरियो है। नाउ सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपका ब्लॉक है, तो टाइम पहले देख लेते हैं, बाकी कहानी फिर करते हैं। ये आपका ब्लॉक है, जब ये SHM करेगा, ये क्योंकि ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, ये आपका टाइम पीरियड होएगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड से आपका ऐसे SHM होएगा। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट m की वैल्यू है यहाँ पे आपका मास है 2, k भी आपका 2 है, यानी कि 2 पाई सेकेंड्स, ये आपका टाइम पीरियड होएगा। नाउ इस केस में ये पार्टिकल मीन पोजीशन से आपका वापस जाके अपनी वापस मीन पोजीशन पे आया है, दैट इज द केस, तो आपका जो टाइम t लगा होगा दैट विल बी इक्वल टू t/2 यानी कि पाई सेकेंड्स। तो हमें बताना है कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी और पाई सेकेंड में उस वेलोसिटी से इतना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इतना सिंपल सवाल है ये। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अगेन फिर अपना वाला मेथड यूज करेंगे। हम कहेंगे आपके दो ब्लॉक हैं, एक का मास आपका 1 kg, दूसरा ब्लॉक है आपका जिसका मास 2 kg। ये वाला ब्लॉक आपका 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी जो u1 है उसकी वैल्यू 2 है, ये वाला रेस्ट पे है, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद E की वैल्यू 1 है। ठीक है, उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है इस वाले मास की। ठीक है, तो इस वाले मास के लिए डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं v1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस E मल्टीप्लाइड बाय UCOM माइनस EU1, ये वैल्यू आप यहाँ यूज कर लेंगे। तो इस केस में अगर UCOM की वैल्यू की बात करें तो आपका बिफोर कोलिजन सेंटर मास की जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू इसका मास आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 2, इसका मास आपका 0, वेलोसिटी इसकी 0 डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल मास है वो आ गया 1 प्लस 2, यानी कि वैल्यू आ गई 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। नाउ इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो आपकी v1 जो है उसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 E की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय UCOM, यानी कि ये हो गया 2/3 माइनस E की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 2। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका 4/3 माइनस 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -2/3। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक जो है आफ्टर कोलिजन -2/3 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमें बताना है पाई सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिंपल, तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस d आएगा दैट विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय आपकी वेलोसिटी। तो टाइम आ गया आपका पाई सेकेंड्स और वेलोसिटी इसकी इतनी आ गई, तो ये आपका आएगा 2/3 पाई, दैट विल बी हर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगेन डिस्टेंस है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आप इग्नोर करेंगे, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता है, तो आपका 2/3 पाई वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ रह गई इसमें, यहाँ पे हमारा वैल्यू हमें यहाँ पे उसमें डेसिमल में बतानी थी, तो इसको जो वैल्यू वो करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय आपका 3। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 2 पाई जो आएगा इसकी वैल्यू आपकी आती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.09 मीटर। तो इसके जो आंसर यहाँ पे आएगा 2.09, और अगर ये इंटीजर वाले सेक्शन में सवाल है तो आपका आंसर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।